Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing new topics of the revised syllabus of political science, and under this, we have discussed about new centers of power, in which we have discussed India, Russia, BRICS, and now we have a new country, that is Israel. Israel is considered to be a new center of power in the 21st century. First of all, you must know that Israel is a very small country. If we see it from the territory wise, it's a very small country. हमारी country के जो small states हैं like केरला, वैसी country उतना उससे भी शायद ये इसका जो territory है वो छोटा territory है. Still, it is considered as a new center of power because of its advancement in technology, its advancement in research and development, and its advancement in economy. तो these are the reasons कि इसको आज के समय में इतनी छोटी कंट्री को भी एक न्यू सेंटर ऑफ पावर में हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं. एंड मोर ओवर इसराइल की जो हिस्ट्री है दैट इज़ हाईली प्रॉब्लमेटिक हिस्ट्री, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि इसराइल जो है दैट वाज अंडर द ऑटोमन एम्पायर, दैट वाज अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर. बट आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब टर्की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डिफीटेड हो जाती है, उसके बाद इस रीज़न पे ब्रिटेन जो है वो उसकी रूल स्टार्ट हो जाती है. एंड वी फाइंड कि ये जो इसराइल आज का है उसको एक्चुअली वहाँ पे जो पॉपुलेशन थी वो अरब मुस्लिम्स की पॉपुलेशन थी. दे वर कॉल्ड पैलेस्टाइन्स. और ये जो पैलेस्टाइन रीजन था, इसमें ब्रिटिश ऑक्यूपेशन था, ब्रिटिश वर कंट्रोलिंग द रीजन. और यहाँ पर क्या हुआ कि ये इसराइल का जो लोकेशन है वो एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों के ही एक तरह से सेंटर में पड़ता है. तो यहाँ से क्या हो रहा था कि जो ज्यूज़ थे पूरी दुनिया से, ज्यूज़ जो थे वो यहाँ पर आकर के रहना स्टार्ट कर दिया ज्यूज़ ने. और धीरे धीरे क्या हम देखते हैं कि वहाँ पर जो प्रॉब्लम थी वो स्टार्ट हो जाती है ज्यूज़ के बीच में और अरब मुस्लिम्स के बीच में. बिकॉज द reason about which we are talking, that reason originally belonged to this Arab Muslims. और यहाँ पर ये जो अरब मुस्लिम्स का रीजन था, that is known as Palestine. And this region of Palestine, ये Jews जो हैं वो आकर रहना स्टार्ट कर देते हैं. Okay? और they not only started to live, but उनके तरफ से एक वो क्लेम भी होने लगता है कि हमारा रीज़न है. और इस तरह से इनके बीच में एक बहुत लंबी, जो जिसको हम कह सकते हैं बहुत लंबी लड़ाई चली अरब मुस्लिम्स और ज्यूज़ के बीच में. टेरिटरी को लेकर क्लेम कर रहे थे ये दोनों के दोनों. और इस रिगार्ड में हम देखेंगे कि मई 1948 में इसराइल जो है, जो कि ज्यूज़ का फर्स्ट नेशन था इन द लास्ट 2000 ईयर्स. ज्यूज़ एक ऐसी कम्युनिटी है जिसका पहला स्टेट जो बना वो इसराइल था, और वो बना मई 1948 में. और ये जब मई 1948 में ये इसराइल बनता है तो व्हाट वी सी कि ये पहला ज्यूज़ कंट्री था इन द लास्ट 2000 ईयर्स. और ये बनना भी बहुत कंट्रोवर्शियल था, बिकॉज जिस रीज़न को इसराइल कहा गया, जो कि ज्यूज़ का रीज़न था जहाँ पे ज्यूज़ रह रहे थे, दैट रीज़न वाज ओरिजिनली बिलोंगिंग टू दिस अरब मुस्लिम्स, जो कि पैलेस्टाइन के नाम से वो अपने आप को बता रहे थे. तो इनके बीच एक बहुत बड़ी जो लड़ाई है ये इनके बीच में स्टार्ट होती है. एंड वी सी कि 1948-49 ये पीरियड, जबकि 48 में इनको डिक्लेयर कर दिया गया, इसराइल एक स्टेट बन जाता है, ज्यूस स्टेट बन जाता है. देन 1948-49 में क्या होता है, अरब
इजराइल वॉर होता है। और ये वॉर का रीजन क्या है? द रीजन इज दिस टेरिटरी, जिस टेरिटरी पर अरब मुस्लिम्स रह रहे थे उस पर ज्यूज आ चुके हैं, एंड दे आर क्लेमिंग, नॉट ओनली दे आर क्लेमिंग बट देयर स्टेट हैज आल्सो बीन क्रिएटेड। तो अब इनके बीच में एक वॉर होता है 1948-49 में, एंड वी सी कि इसी समय यूएन जो है उसने इजराइल को तो बना दिया था, साथ ही साथ इजराइल के अंदर दो ऐसे रीजन थे जिनको कि पैलेस्टाइन कहा गया, और ये रीजन है इजराइल के अंदर, ठीक है। दीज आर कॉल्ड these regions are called Palestine, और ये रीजन है गाजा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक। ये दो रीजन जो है वो इजराइल के अंदर है, एंड दे आर कंसिडर्ड एज पैलेस्टाइन, जहाँ पे कि अरब मुस्लिम्स जो हैं कंसंट्रेटेड हैं। बट अरब मुस्लिम्स जो हैं वो अपनी तरफ से उन्होंने पैलेस्टाइन लिबरेशन मूवमेंट चलाया। एक पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी था जिसके हेड यासर अराफात थे, PLO। तो इन्होंने अपने ये क्लेम करते हैं कि पूरा जो इजराइल आज बन चुका है 48 में, जिसको इजराइल बना दिया गया, वो इनका है, अरब मुस्लिम्स का है। तो ये कंट्रोवर्सी जो थी उस समय बहुत हाई लेवल की थी, और अगर हम इसकी कैपिटल को देखें जेरूसलम, जो कि इसका इंटरनेशनल स्टेटस रखा गया है, नो कंट्री हैज no single country has a claim on जेरूसलम, क्योंकि जेरूसलम जो है वो मल्टी रिलीजियस कंट्री है, बहुत सारे रिलीजन्स का वो बिल्कुल ही सेंटर है, जैसे इस्लाम का, क्रिश्चियनिटी का, ज्यूज का, दैट इज द सेंटर ऑफ दीज रिलीजन। तो इस जेरूसलम को इंटरनेशनल ओनरशिप में रखा गया है। ओके, तो ये एक तो इजराइल का जो लोकेशन है दैट इज इन द मिडल ईस्ट, जो कि पहले से ही ट्रबल्ड एरिया है, और इसमें इसके अंदर जो अरब मुस्लिम्स के साथ प्रॉब्लम आई, तो ये हम कह सकते हैं कि ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक एरिया। इसका आना, इसका बर्थ होना ही बहुत बड़ी बात जिसको हम कहेंगे। ये टुक बर्थ इन 1948, और ये आसान नहीं था, उसके बाद भी कंट्रोवर्सी जो है वो चलते रहे। हालांकि आज के समय में हम यही देखेंगे कि जो इजराइल है वो एक बहुत ही बड़े ग्रेट पावर के फॉर्म में वो आ चुका है। यूएस के साथ इसका बहुत ही स्पेशल रिलेशन है। यूएस जो है इजराइल को काफ़ी इम्पोर्टेंस देता है अपने रिलेशनशिप में। इसके अलावा जो बाकी कंट्रीज हैं जिनके साथ इसके रिलेशन अच्छे हैं, उनमें हमारी कंट्री भी एक है। And under the revised syllabus you have to study Indo-Israel relationship also in the second book, जब हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जहाँ पर हम डिस्कस किए हैं और डिफरेंट कंट्रीज के साथ जो रिलेशन हमने देखा है, उसमें इंडो इजराइल रिलेशनशिप भी हमें देखना है। तो इजराइल का जो रिलेशन है वो यूएस के साथ तो स्पेशल है ही, हमारी रिलेशन भी उसके साथ काफ़ी आगे जा रही है। अदर देन इंडिया, चाइना एंड टर्की आर ऑल्सो हैविंग a very important relationship with this Israel। और अगर हम इजराइल को देखें तो इजराइल की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी एडवांस्ड इकोनॉमी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, फ्री इकोनॉमी है, टोटली फ्री, जहाँ पर कि किसी भी तरह का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एवरीथिंग इज फ्री। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट इजराइल कि इसने सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव नहीं किया है, बल्कि ह्यूमन डेवलपमेंट भी इसने अचीव किया है। अगर हम HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है, जो कि UNDP प्रिपेयर करती है हर कंट्री की ह्यूमन डेवलपमेंट के बेसिस पे कि वहाँ पर सोशल डेवलपमेंट हुआ है या नहीं, वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स का कितना डेवलपमेंट हुआ है, एजुकेशन के लेवल के हिसाब से, दैन हेल्थ फैसिलिटीज़ के हिसाब से, जो HDI बनता है उसमें अगर हम देखें तो इजराइल का रैंक 22nd है, और ये रैंक काफ़ी ऊपर कहा जाएगा बिकॉज बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज से भी ये आगे है। तो अगर हम इजराइल को देखें तो इसने सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं अचीव किया, इट्स नॉट ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इसने ह्यूमन डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा, 22nd रैंक बहुत ऊपर है, क्योंकि हमारी कंट्री जो है वो 130s के रैंक में 134
achievement, the most important achievement of Israel. एंड अदर देन दिस वी सी कि जो इसराइल है उसमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है इसराइल में वो बहुत ज़्यादा है. ओके, इसमें हम देखेंगे कि जो बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कंपनीज हैं लाइक इंटेल है, देन एप्पल है, और इस तरह की जो कंपनीज इम्पॉर्टेंट कंपनीज हैं उन्होंने अपना पहला जो ओवरसीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी ओपन किया. फर्स्ट ओवरसीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज वर ओपन्ड इन इजराइल, क्योंकि वहाँ पर उनको उस तरह की फैसिलिटी मिली, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग व्हाट दे वांटेड. जैसे इतने बड़ी बड़ी कंपनीज जिनका हम नाम ले रहे हैं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, इन्होंने पहले जो सबसे पहला जो उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फैसिलिटी डेवलप हुआ ओवरसीज में वो इसराइल था. तो ये बहुत इसराइल के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है, क्योंकि जब इस तरह की कंपनीज का हमारी कंट्री में आते हैं तो इन कंपनीज के साथ साथ हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुलते हैं. तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है. नॉट ओनली दिस, अगर हम देखें तो नैस्डैक जो कि अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है, जैसे हमारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसी तरह से अमेरिका का भी ये नैस्डैक जो है NAS, जस्ट वेट अ मोमेंट. इसराइल के अंदर अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट को देख रहे हैं कि इकोनॉमी इसराइल की कहाँ है, तो इस इकोनॉमी में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट. एंड इन दिस ह्यूमन डेवलपमेंट जो इसराइल का रैंक है HDI में दैट इज 22. Okay, and then second thing which we have discussed about this Israel is the research and development. ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, उसमें इसकी फैसिलिटीज़ जो है वो बहुत ही आगे है, क्योंकि इसका एग्जांपल यही है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं लाइक इंटेल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट, इन सब ने अपना पहला R&D फैसिलिटी जो है वो वहीं पर ओपन किया. ओके, सो दिस इज द इंडिकेटर. एंड अदर देन दिस, अगर हम देखें तो नैस्डैक जो है which is an American stock exchange, इस नैस्डैक में जो कंपनीज लिस्टेड होती हैं, बहुत सारी कंपनीज होती है ना, उनकी कंपनीज के लिए ये स्टॉक एक्सचेंज होता है जहाँ पर शेयर्स की खरीद बिक्री सब होती है. तो इनमें जो कंपनीज जो लिस्टेड हैं, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंपनीज जो है वो अमेरिका की है. ठीक है, फर्स्ट नंबर पे तो अमेरिका है, लेकिन सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे इजराइल है. यू कैन जस्ट इमेजिन कि जो इतनी छोटी सी कंट्री है, जो कि हमारी स्टेट, हमारी कंट्री के केरल जैसे स्टेट के टेरिटरी के बराबर है, उसकी जो कंपनीज हैं वो सेकंड नंबर पे है. मतलब सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपनीज जो है वो इजराइल की है. तो नैस्डैक में जो लिस्टेड कंपनीज हैं उसमें हम देखेंगे कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपनीज जो है वो इसकी है, सेकंड लार्जेस्ट. सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज. तो जो लिस्टेड कंपनीज है उनमें सेकंड लार्जेस्ट हमारा ये है. और नॉट ओनली दिस, अगर हम फोर्थ पॉइंट इसकी हम लिखना चाहें तो हम ये लिखेंगे कि जो इजराइल है उसको स्टार्टअप इकोनॉमी भी कहा जाता है. स्टार्टअप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जो स्टार्टअप्स होते हैं वो बताते हैं कि हमारे यहाँ कितना टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है. तो जो फोर्थ पॉइंट हम देंगे इसको ये कहेंगे कि ये दिस इज ऑल्सो कॉल्ड
स्टार्टअप नेशन, क्योंकि अगर हम स्टार्टअप कंपनीज के भी नंबर को देखें तो उसमें यूएस जो है वो फर्स्ट है और उसके बाद सेकंड पोजीशन पे हमारे इजराइल ही आता है। तो दीज आर द वेरी इम्पोर्टेंट अचीवमेंट, और ये अचीवमेंट हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है अगर हम उसके साइंस को देखें। और अगर हम देखें वो कब बनकर तैयार हुआ, द कंट्री केम इनटू एक्सिस्टेंस ओनली इन 1948, और अगर इतने कम स्पैन ऑफ टाइम में इसने इतना कुछ अचीव कर लिया है, तो इट इज़ रियली गोइंग टू बी अ बिग वन ऑफ द important most important powers in the near future. Okay, so यहाँ की diamond industry is also very important, and you will be surprised to know कि यहाँ पे diamond नहीं मिलते हैं, इसको डायमंड ये इम्पोर्ट करता है। और यहाँ पे जो डायमंड इंडस्ट्री का काफ़ी नाम है वो किस लिए है, बिकॉज ऑफ कटिंग इंडस्ट्री, डायमंड की कटिंग और डायमंड की पॉलिशिंग जो है वो यहाँ पर होती है। और उसमें ये पूरी दुनिया में करीब करीब 23% जो डायमंड है वो यहीं से एक्सपोर्ट होता है। तो ये डायमंड इंडस्ट्री जो है दैट इज ऑल्सो अ वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ इजराइल। और ये एक चीज़ और है इजराइल के बारे में कि इजराइल के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं है। द कंट्री इज लैकिंग इन नेचुरल रिसोर्सेज, इसको रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करना पड़ता है। यहाँ तक कि द कंट्री हैज़ टू इम्पोर्ट वीट, फूड ग्रेन्स तक इसको इम्पोर्ट करना पड़ता है, एंड स्टिल द कंट्री इज़ सो डेवलप्ड। तो ये सबसे बड़ी चीज़ जो हमें सामने दिखती है वो यही दिखती है कि नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है, ड्राई रीजन है, इतना सब कुछ इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना पड़ता है। स्टिल ये जो है वो काफ़ी आगे है। अगर इकोनॉमिकली हम देखें, टेक्नोलॉजिकली हम देखें, तो इसका एडवांसमेंट जो है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। एंड मोर ओवर अगर हम फ्यूचर को देखें तो इसके पास ये पोटेंशियल है कि एनर्जी जो है इसकी डेवलप हो सकती है, क्योंकि अभी इधर रिसेंटली जो नेचुरल गैस के रिसोर्स जो है उसके रिजर्व मिला है। ओके, और सोलर एनर्जी को भी यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। और इसके बारे में जो एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ की इंटेलिजेंस सिस्टम है। यहाँ का इंटेलिजेंस सिस्टम जो है वो बहुत ही हाईली डेवलप्ड जिसको हम कहेंगे। और ये जो इंटेलिजेंस सिस्टम है इसमें ये वर्ल्ड की टॉप 10 बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज में इसको जगह दी गई 2020 में। जो इंटेलिजेंस है दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इंटेलिजेंस एजेंसी ये टॉप 10 में आता है। और जैसे हमारे यहाँ रॉ है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसी तरह से यहाँ पर मोसाद है। जिस इंटेलिजेंस एजेंसी की हम बात कर रहे हैं, द नेम ऑफ दैट इंटेलिजेंस एजेंसी इज मोसाद। तो ये जो मोसाद है वो वर्ल्ड के टॉप 10 बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी में आती है। इसके अलावा जो इंडिया को भी इन्होंने हेल्प किया, हम लोगों को कारगिल वॉर के समय में इजराइल से काफ़ी हेल्प मिली थी। अगर हम इजराइल के डिफेंस सिस्टम को देखें तो बिकॉज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी वहाँ के डिफेंस सिस्टम बहुत ही हाईली डेवलप्ड है। और ये आर्म्स का एक्सपोर्टर भी है, इट इज़ द 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आर्म्स। एंड यहाँ की जो एक बहुत ही यूनिक चीज़ हमें देखने को मिलती है वो ये है कि जो मिलिट्री ट्रेनिंग, कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो लोगों को दी जाती है। मतलब पीपल हैव टू टेक दैट कंपल्सरी ट्रेनिंग। और अगर हम सड़क पे उतरेंगे वहाँ पे देखेंगे सिटीज़ में, तो लोग जो हैं पीपल दे मूव विथ वेपन्स। दैट इज़ यहाँ पर हम वेपन रखना हमारी कंट्री में हमको उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, बट वहाँ पर क्या है कि हर कोई वेपन के साथ घूमता है। तो ये एक तरह की मिलिट्री ट्रेनिंग जो है, कंपल्सरी ट्रेनिंग लोगों को दी जाती है ताकि उसको हम और आगे बढ़ा सके, कंट्री की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसको हम इम्प्रूव कर सके। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एंड यहाँ पर फोर्थ है स्टार्टअप नेशन, देन डायमंड इंडस्ट्री, देन इंटेलिजेंस एजेंसी, एंड नाउ the another thing which is very important in the present age of computers and software is the cyber security. The country has achieved milestones in cyber security also, because अगर आज के समय में डेवलप्ड होना है तो उसके लिए न सिर्फ हमें साइबर का नॉलेज होना चाहिए, बल्कि साइबर सिक्योरिटी इज ऑल्सो
a great concern, क्योंकि जैसे हमने देखा हमारी कंट्री में there was टॉक ऑफ साइबर अटैक बाय चाइना। चाइना की तरफ से ये बात हो रही थी कि साइबर अटैक चाइना कर सकता है। तो ये जो चीज़ें हुई उसको इसमें भी हमें अगर अपने आप को पावरफुल बनाना है तो इन चीज़ों में भी आगे बढ़ना होगा, तभी हम पावरफुल बन सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसराइल के बारे में। देन अगर हम इसराइल का एग्रीकल्चर देखें तो एग्रीकल्चर में इसराइल को काफ़ी दिक्कतें हैं बिकॉज ऑफ ड्राई रीज़न, और इसी कारण से वहाँ पर उसने एग्रीकल्चर के कुछ ऐसे टेक्निक्स स्टार्ट किए हैं इरीगेशन के लिए, जो कि वहीं से स्टार्ट हुई है और आज पूरी दुनिया उसको यूज़ करती है। दैट इज़ ड्रिप इरीगेशन, जिसके बारे में हम लोग जब भी वाटर को कैसे बचाना है, कैसे हमें वाटर रिसोर्सेज को कम से कम खर्च करना है, जब हम इसकी बात करते हैं तो हम ड्रिप इरीगेशन की बात ज़रूर करते हैं। तो ये जो ड्रिप इरीगेशन है इसकी स्टार्टिंग जो है वो यहीं से हुई है, इसका इनोवेशन जो है वो यहीं से हुआ है। इसके अलावा ड्रिप इरीगेशन के अलावे भी और भी बहुत सारे वाटर रिसाइकलिंग के जो टेक्निक्स हैं वो यहाँ पर डेवलप किए गए हैं। बिकॉज पानी की कमी है इसराइल, वाटर बहुत कम है। तो वाटर कम, जैसे हमारी कंट्री है, हमारे यहाँ वाटर की कमी नहीं है, स्टिल वी फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैरसिटी, स्टिल वी फेस द वाटर क्राइसिस। तो ये क्यों है? बिकॉज हम लोगों ने बहुत मिसयूज़ किया है वाटर को, एंड स्टिल वी आर मिसयूजिंग द वाटर। तो अगर हम अपनी कंट्री और इसराइल का कंपैरिजन करें तो हमारे कंट्री के कंपैरिजन में इसराइल के पास, इसराइल बहुत ही ड्राई रीजन है, फिर भी वहाँ पर वाटर का जो मैनेजमेंट है वो इतना बढ़िया से किया गया है, इतने अच्छे तरीके से वाटर को मैनेज किया गया है कि वहाँ प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो वी हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम इसराइल, हमें बहुत कुछ लर्न करने की इसराइल से ज़रूरत है। एंड द अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच कैन बी एडेड इन दिस इज the educational infrastructure, which is very strong there, and the level of education is also very high. Okay, and now we see कि इसराइल जो है वो एक न्यू सेंटर ऑफ पावर के रूप में इमर्ज कर चुका है और फ्यूचर में वो और भी आगे जाएगा। इसने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है यूएस के साथ, एंड नॉट ओनली विथ यूएस बट ईयू के साथ भी, यूरोपियन यूनियन के साथ भी इसने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है, जिसका मतलब ये होता है कि ट्रेड जो हो रहा है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट उस पर किसी भी तरह की कोई बंदिश नहीं है, नो लिमिटेशंस, नो ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, एंड देन वी सी कि जो हमारे अदर कंट्रीज हैं जिनके साथ इसने फ्री ट्रेड किया है वो कनाडा, टर्की, इजिप्ट, मैक्सिको, इन सारे कंट्रीज़ के साथ इसने ये फ्री ट्रेड किया है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसराइल जो है वो काफ़ी आगे बढ़ रहा है, और इंडिया भी हमने भी एक बहुत ही अच्छा रिलेशन डेवलप किया है अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और यही हम होप करते हैं कि आगे फ्यूचर में इसराइल के आगे बढ़ने के साथ साथ हम भी आगे बढ़ें। ठीक है, और अभी हम इसराइल का जो लोकेशन है दैट इज़ तो वेस्ट एशिया का लोकेशन है, जो कि सबसे प्रॉब्लमेटिक एरिया हम कह सकते हैं, जहाँ पर हर समय किसी न किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है, और ऐसी प्रॉब्लमेटिक एरिया में उसके अंदर अरब के साथ, अरब मुस्लिम्स के साथ जो उसके प्रॉब्लम्स थे, वो उन सब के बाद भी उसने इतना डेवलपमेंट अचीव किया, ये बहुत बड़ी बात कही जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा इसराइल का हो गया न्यू सेंटर ऑफ पावर। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अंडर दिस चैप्टर there are also some new topics have been added, and इसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक ऐड किया गया है वो है यूनेस्को। Now the chapter is United Nations and its organizations.
and this United Nations and its organization, we have discussed everything. जो भी UN के प्रिंसिपल ऑर्गन्स थे, देन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में हमने वहाँ काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है कि क्या किस तरह से जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें चेंज आने के साथ साथ ये सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रक्चर में भी चेंज आनी चाहिए. So we have discussed the main chapter, and now we see that some new topics have been added, and one of the such topic which is added in your this revised syllabus is UNESCO. And this UNESCO is the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations. So this E is for educational, then S is for scientific, and C is for culture. तो एजुकेशन, साइंस और कल्चर, ये जो तीन हैं चीज़ें इसकी मेन थीम है, और इसके रिगार्डिंग ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका यही एम है कि कैसे हम पूरे वर्ल्ड के जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके बीच में कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करें. ओके, दिस यूनेस्को was established on 4th November 1946. These dates are important because this is the foundation day of UNESCO. So it is 4th November 1946. And its headquarter is in Paris. Okay, this is also important. Headquarter is in Paris, and Paris is in France. And we see that UNESCO is a special body of UN. UN का it's not a principal organ. Principal organ तो वही सब हैं जो हमने देखा था: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इकोसॉक. बट दिस ट्रस्टीशिप काउंसिल जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करता है, सो दिस इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन, बट these are called the special agencies. Okay, these are the special body of the UN. And इसका जो main objective है, what is the main objective of this UNESCO? The main objective is to promote education, science, society and anthropology, culture and communication. इन चीज़ों को वो ये प्रमोट करना चाहता है, बिकॉज आज के समय में अगर हम देखें तो ये जो एजुकेशन है, साइंस है, कल्चर है, सोसाइटी एंड एंथ्रोपोलॉजी, communication, all these are the factors which are very much important for the cooperation among the countries, क्योंकि इसी से हम एक दूसरे से जुड़ते हैं और फिर हम साथ में आगे बढ़ते हैं. ओके, एंड वी सी कि पिछले कई सालों में यूनेस्को ने काफ़ी कुछ किया है इन द फील्ड ऑफ प्रमोटिंग दिस लिटरेसी रेट. जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर लिटरेसी रेट बहुत कम होती है, लिटरेसी की प्रॉब्लम है, तो उसने लिटरेसी रेट को इम्प्रूव करने में काफ़ी कुछ उसने किया है. यूनेस्को ने काफ़ी उसका कंट्रीब्यूशन रहा है. नॉट ओनली दिस, वो टेक्निकल और एजुकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है जो अपने मेंबर कंट्रीज़ हैं, और मीडिया के लिए भी वो काम करता है. तो दीज आर ऑल इट्स फंक्शन. तो इस तरह से यूनेस्को जो है वो. सो अदर देन दिस यूनेस्को वी हैव टू स्टडी सम अदर organs, some other body of UN, that is UNICEF and ILO, International Labour Organization, and UNICEF is United Nations International Children's Emergency Fund. So these are the three new bodies about UN bodies about which you have to study under the revised syllabus. So in the next class we will do UNICEF and ILO, and then we will move to a new topic. Actually it's not a new topic, it's terrorism in contemporary world politics. Security you have to read, है ना. वो चैप्टर डिलीट हो गया है सिक्योरिटी, बट उस चैप्टर का जो टेररिज्म है
वो हमें पढ़ना है, और उसमें कुछ न्यू बहुत ही हल्के से न्यू टॉपिक्स उसमें एडेड हैं. तो वी विल डिस्कस दिस ऑल दीज थिंग्स इन द नेक्स्ट क्लास.